आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9028903557 9028903557 या इस नंबर पर भी कर सकते हैं। इकाई क्रमांक 2 के अंतर्गत हमने इसके पहले परिस्थितियां देखी थी। अभी हम देखेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में जानी जानी चाहिए। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई। अंततः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जा सकती है। आदिकालीन जैन साहित्य वस्तुतः अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। अंततः उसे आधारभूत सामग्री के रूप में हम ग्रहण नहीं कर सकते। रासो ग्रंथों में भी बहुत सारे ग्रंथ कालांतर में परिवर्धित हुए, यद्यपि उनका मूल रूप जो है आदिकाल में ही रचा गया। यह प्रमाणित हो चुका है कि अंततः रासो साहित्य की प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रवृत्तियां कहना समुचित प्रतीत होता है। इन ग्रंथों में पाए जाने वाली सामान्य सामग्रियों प्रवृत्तियों का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। जैसे नंबर 1, ऐतिहासिकता का अभाव। क्या इन प्रवृत्तियों में ऐतिहासिकता का अभाव रहा है? रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति है, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। वास्तविक रूप से वह तथ्य जो कल्पना को ध्यान में रखकर लिखा जाता है वह कम दिखाई देता है, लेकिन कल्पनाओं को अधिक प्रमाणित तौर पर देखा गया है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न हुई, अलग अलग विचार उत्पन्न हुए। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए वे तत्कालीन साहित्य में मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामोली स्थितियां तथा का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह ऐतिहासिक सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे ये नितांत विमुख रहे हैं। सावधानियां जो बरतनी चाहिए वो नहीं रही। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं हो पाता। इतिहास में इतिहासोक्ति से बचा जा सकता है या इतिहास को अतिशयोक्ति से बचा जा सकता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। इस पर कुछ प्रश्न इस प्रकार से होंगे। आदिकालीन साहित्य प्रवृत्तियों को किस साहित्यिक प्रवृत्ति माना जा सकता है? जैन, वीरगाथा काल, रासो साहित्य और उत्तर अपभ्रंश साहित्य। उत्तर होगा सी ऑप्शन, रासो साहित्य। क्यों? देखिए उसका विश्लेषण स्पष्टीकरण इस प्रकार से है। आदिकाल में रचित साहित्य में रासो ग्रंथों की प्रधानता थी। यद्यपि जैन साहित्य भी उपलब्ध है, परंतु वह अपभ्रंश में लिखा गया होने के कारण आधारभूत नहीं माना गया। इसलिए आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां प्रमुखता रासो साहित्य की प्रवृत्ति मानी जाए। आदिकालीन रासो ग्रंथों की सबसे प्रमुख कमी क्या है? भाषा की अशुद्धता, ऐतिहासिकता का अभाव, धार्मिक प्रवृत्ति और संस्कृत प्रभाव। ऐतिहासिकता का जो अभाव रहा है उसमें मूलतः ऐतिहासिकता नहीं दिखाई देती है। वहां रासो ग्रंथों में चरित्रों का उल्लेख तो है, लेकिन घटनाओं, तिथियों, नामों की कल्पना और अतिशयोक्ति अधिक है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं माने जाते।
यही कारण है कि इनमें ऐतिहासिक का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रासो ग्रंथों में वर्णित घटनाएं किस आधार पर प्रस्तुत की गई? तथ्यात्मक, पौराणिक, कवियों और कल्पनाओं के अतिशयोक्ति पर आधारित प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन क्रमांक सी स्पष्टीकरण, रासो ग्रंथ चारण कवियों द्वारा रचित है, जिन्होंने वीरता और शौर्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। अतिशयोक्ति और कल्पना का सहारा लेते हुए उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा की है। जैन साहित्य को आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं माना गया? उत्तर होगा वह उपलब्धि नहीं, या वह केवल धार्मिक विषयों तक सीमित है, वह अपभ्रंश में लिखा गया है, या उनमें कोई साहित्यिक सौंदर्य नहीं, या वह उपलब्ध नहीं है। उत्तर होगा बी ऑप्शन, वह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। स्पष्टीकरण, जैन साहित्य मुख्यतः अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य के आदिकालीन मूल्यांकन करते समय मुख्य रूप से हिंदी या हिंदी के निकट भाषा में लिखे गए ग्रंथों को आधार माना जाता है। इसीलिए जैन साहित्य को आधारभूत सामग्री नहीं माना जा सकता। जैन साहित्य को आधारभूत सामग्री नहीं माना जा सकता। रासो साहित्य की कौन सी प्रवृत्ति ऐतिहासिक अनुसंधान में बाधा बनती है? अनुसंधान यानी कि रिसर्च। धार्मिक प्रवृत्ति, भाषा की प्रवृत्ति, भाषा की विविधता, अतिशयोक्ति और कल्पना की प्रधानता। अतिशयोक्ति यानी कि जो कहा गया है वह आसान आमतौर पर नहीं कहा गया है, उसे अतिरिक्त कहकर कल्पना की दृष्टि से उसे प्रधानता दी गई है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और कल्पना की प्रधानता। स्पष्टीकरण, चारण कवियों ने शौर्य गाथा को रोचक बनाने हेतु वीरता की, अतिश अतिशयोक्ति की, ऐतिहासिक तथ्यों की अपेक्षा कल्पनाओं की चमत्कारिक घटनाओं का महत्व दिया, जिसमें इतिहास के लिए विश्वसनीय स्रोत नहीं बन सके। दूसरा महत्वपूर्ण प्रवृत्ति, युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहां युद्ध वर्णन के प्रसंग है, वहां वहां ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहा है। इसका अर्थ कि युद्ध हो रहा है, किसी को है ना तलवार से मारा गया है और उसका खून हमारे शरीर पर लगा हुआ या उलझा हुआ दिखाई देता है। इसका अर्थ यह हो गया कि आंखों देखा हाल प्रस्तुत होना। चारण कवि कमल के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। अंततः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाता के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अंततः युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया वह वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल पर ही नहीं अपितु योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं, क्रियाकल्पों का सुंदर वर्णन किया है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है, बंधन है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अंततः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को भी रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और उनके योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग अवश्य हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य यही था कि हर प्रसंग को आश्रयदाता के युद्ध उन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटनाओं का आविष्कार कर सके। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णन के कारण एक सशक्त रचना मानी जा सकती है। प्रामाणिकता के संदेश, जो प्रमाण हो चुका है, जो संदर्भ मिले हैं, जो रेफरेंस मिले हैं, उसके कुछ संदेह है। आदिकाल में अधिकांश रासो कवियों ने प्रामाणिकता के संदेश है। कथियों में पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना मानी जाती है, यह भी प्रामाणिक मानी गई है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि वह पूरा ग्रंथ वास्तविकता में जाली है, रचा गया है। इस प्रकार खुमान रासो प्रमाण रासो की प्रामाणिकता में संदेह है। मूलतः कवि की रचना में अन्य लोगों को कब और कितना अंश प्रक्षिप्त रूप में जोड़ा जाए, इस निर्णय कर पाना कठिन। भाषा शैली और विषय सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित एवं परिवर्धित होते रहते हैं। पहले बच्चों, इस पर कुछ प्रश्न इस प्रकार से होंगे। रासो काव्य में युद्ध वर्णन किस प्रकार का प्रतीत होता है? सजीव और प्रत्यक्ष, कल्पना और भावनात्मक। उत्तर होगा सजीव और प्रत्यक्षदर्शी, वास्तविक रूप से वह दिखाने वाला। चारण कवि केवल ही नहीं बल्कि युद्ध भी होते थे। वे रणभूमि में अपने आश्रयदाता के साथ उपस्थित रहते थे, इसलिए युद्ध वर्णन सजीव और वास्तविक अनुभव पर आधारित लगते थे, जैसे कि कवि आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। चारण कवियों की विशेष भूमिका क्या थी? राजाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करना। इन कविताओं के उनके साहित्य के द्वारा राजाओं को किसके लिए प्रेरित करना, युद्ध कैसे होता है उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना। तत्कालीन समय में युद्ध का अनिवार्य आवश्यक थी। चारण कवियों का कार्य वीरता को उत्तेजित करना, युद्ध के लिए मानसिक वातावरण बनाना और आश्रयदाताओं के शौर्य का गुणगान करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रेखांकित किया है। पृथ्वीराज रासो को किस विशेषता के कारण एक सशक्त काव्य माना जाता है? धार्मिक, नारी विशेष की चित्र, युद्ध और सजीवता के लिए। ऑप्शन क्रमांक सी। क्यों? पृथ्वीराज रासो में युद्ध प्रसंगों का अत्यंत सजीव और भावनात्मक चित्रण है, जिसमें यह रचना विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कवि ने वीरता, उत्साह और रंगभूमि के दृश्यों को सजीव रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर क्यों संदेह व्यक्त किया गया है? समय समय पर उनमें परिवर्तन अपेक्षित हुए हैं, इसलिए संदेह जो है व्यक्त किया गया है। रासो ग्रंथों की मूल रचना के बाद वे कवियों द्वारा अनेक अंश जोड़े गए, जिसमें वास्तविक संदेह उत्पन्न हुआ। भाषा शैली और विषय वस्तु के असंगति के कारण यह कहना कठिन है कि कौन सा अंश मूल और कौन सा अंश प्रक्षिप्त है। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या राय थी? यह एक जाली रचना है। बहुत सुंदर तरीके से आखिरी शब्द में उन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की है। शुक्ल जी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने का जगह नहीं है कि वह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रासों का समावेश हुआ है, यद्यपि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायास हो गई है। वीरों के मनोभाव, अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्य में किया तो गया है, वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्मस्पर्शी स्थल है जहां वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे। अंततः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णन का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में पाया गया है। राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नक्सिक परिपाटी पर किया गया है। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वहीं संधि और षट ऋतु का सम्यक समावेश इन रासो ग्रंथों में दिखाई देता है। नक्शिक यानी कि नख से लेकर सिर तक का वर्णन जो जयसी के अंतर्गत राजा रत्न सेन ने किया था। जयसी को हम भक्तिकाल की ओर आ गए हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते हैं। याद रखिए, रासो ग्रंथों रचयिता किसे कहा जाता है? चारण को कहा जाता है। अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में
करना इन चारणों की प्रमुखता विशेषता कही जा सकती है। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाताओं के शौर्य, ऐश, वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो एवं खुरान रासो इस कुटी के प्रशंसक काव्य रचनाएं हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र जैसे श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। संकुचित राष्ट्रीयता, संकुचित यानी कि मन में कुछ संकोच निर्माण करना। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, परंतु स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना अभाव है, उसमें भाव नहीं है। और क्या है? उपसर्ग है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त या इन छोटे छोटे राज्यों में शासक परस्पर कहल और संघर्ष करते रहे। वे 10-20 गांवों को छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। अंततः उनमें संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। वो नहीं देख सकते थे। परिणामता विदेशी आक्रमणकारों के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में भी कभी सफल नहीं हुए। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंज मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रमणकारों द्वारा पदलित किए जाते रहे। यदि इन शासकों ने अपने शुद्र अहंभाव का परित्याग करके संगठित होकर विदेशियों का सामना किया होता, तो देश को दीर्घ अवधि तक विदेश शासन झेलने हुए परतंत्र न रहना पड़ता, स्वतंत्र हो जाता। इस पर कुछ प्रश्न इस प्रकार से होंगे। रासो काव्य में प्रमुख रूप से किन रसों की प्रधानता देखी जा सकती है? करुण और हास्य, अद्भुत और भयानक रस, वीर और श्रृंगार। उत्तर होगा वीर और श्रृंगार रस को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन क्रमांक सी। रासो ग्रंथों में युद्ध प्रसंगों की अधिकता के कारण वीर रस की सजीव योजना स्वाभाविक रूप से हुई है। साथ ही सुंदर राजकुमारियों के साथ विवाह एवं सौंदर्य वर्णन के कारण श्रृंगार रस भी भरपूर प्रयोग किया गया है। रासो काव्य में नायिकाओं के सौंदर्य का वर्णन किस शैली में किया गया है? नक्सिक परिपाटी, अभी तो मैंने इसका उल्लेख किया था। श्रृंगार रस के अंतर्गत राजकुमारियों के सौंदर्य का वर्णन नक्सिक परिपाटी अर्थात नक्सिक तक पूरे शरीर का शैली में किया गया वर्णन उस समय की काव्य शैलियों में सामान्यतः लोकप्रियता थी। रासो ग्रंथों के चारण कवि अपने आश्रयदाता के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे? अतिशयोक्ति और प्रशंसनात्मक। याद रखिएगा, चारण कवि दरबारी कवि होते थे। वे अपने आश्रयदाताओं राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने अपने नायक को राम कृष्ण जैसे पौराणिक महापुरुषों से श्रेष्ठ बताया है। पृथ्वीराज रासो और खुरान रासो किस प्रवृत्ति के उत्कृष्ट उदाहरण है? आश्रयदाता की प्रशंसा के। सीधी सी बात है, ऑप्शन क्रमांक सी। ये ग्रंथ अपने आप में आश्रयदाता शासकों की महिमा का बखान करते हैं, बोलते हैं। इनमें नायकों की अति महान एवं शत्रुताओं को तुच्छ देखने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से पाई जाती है। रासो साहित्य में संकुचित राष्ट्रीयता का क्या तात्पर्य है? केवल अपने छोटे राज्य की राष्ट्र मानना, मूलतः ये देखिएगा। ऑप्शन क्रमांक सी। उस काल में शासक वर्ग केवल अपने 10-20 गांवों वाले राज्य को ही राष्ट्र मानते थे। उनमें अखिल भारतीय दृष्टिकोण या राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव था। इसी कारण वे विदेशी आक्रमणकारियों से संगठित होकर लड़ने में असफल रहे। आदिकालीन राजाओं के बीच एकता का अभाव किस ऐतिहासिक परिणाम का कारण रहा? विदेशी शासन की स्थापना। बी ऑप्शन सही होगा। राजाओं के बीच आपसी मतभेद, संगठित प्रतिरोध के का अभाव के कारण विदेशी आक्रमणकारों का अवसर मिला और भारत पर वो लंबे तक परतंत्र के रूप में रहा। अपना जकड़ा उन्होंने बनाए रखा। कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर कल्पनापरक होती है। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में है ही, पर ऐतिहासिक नाम मात्र ही है।
इतिहास को सिर्फ इतिहास को नाम मात्र देखा गया है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामवालियों एवं तिथियों कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया है, तथ्यों पर कम। तथ्य यानी कि वास्तविकता पर कम। क्या सही है? उसमें कुछ तथ्य हैं। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में उन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी कर दी। इन वीर गाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना अधिक संगत होगा। विविध छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित है। छंदों की वह विविधता हिंदी में न तो परिवर्तित हुई, न साहित्य में मिलती है, न ही परिवर्तित साहित्य में। पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, यथा दोहा, गाथा, है ना, पद्धरी, रो, तोमर, तुटक, रोला, उलाला, साटक, कुंडलियां आदि। छंद परिवर्तित मात्र कलात्मक या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रदर्शन के लिए किया जाता है। छंदों की विविधता में के कारण ही चंद बरदाई को छंदों का सम्राट और रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अराजबग घर भी कहा जाता है, अजाए बाग घर भी कहा जाता है। किसको? चंद बरदाई के ग्रंथ को। याद रखिएगा। आचार्य हजरत प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो ग्रंथ छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, रासों के छंदबद्ध बदलते हैं तो बोला के चित्त में प्रसंगानुरूप नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। बहुत बढ़िया। हिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन साहित्य, रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी बहुत भिन्न है। अपभ्रंश राजस्थानी भाषा के मिले जुले रूप का प्रयोग जो है चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया, उसे हिंगल नाम दिया गया। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा में मेल से बनी भाषा पिंगल रही है। किससे बनी? अपभ्रंश और ब्रज भाषा से बनी पिंगल भाषा, जिसका प्रयोग इन ग्रंथों में किया गया है। वीररस के भावों को व्यक्त करने में अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। किसकी किसके लिए? वीर रस को उत्पन्न करने के लिए। अनुस्वारांत प्रवृत्तियों द्वित वर्णों की प्रधानता रासों की भाषा में उपलब्ध होती है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन काव्यों में प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। तद्भव यानी कि आम भाषा में बोले जाने वाले शब्द, तत्सम यानी कि संस्कृत भाषा की जैसी कोई बोली गई भाषा। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश उसमें भी हुआ है। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार ना बेजाना नहीं कही गई। उपमा, रूपक, उठने, क्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन ग्रंथों में दिखाई देता है, वैसा अन्यत्र दुर्बल है। सौंदर्य चित्रण में उठोकाओं के काम लिया जाता है। यद्यपि रासों के विशाल कलेवर में प्रायतः सभी अलंकार खोजने से प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अनुप्रयास, वक्रोक्ति, चरम चमकश्लेष, उपमा, रूपक और उठोक्षा और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता इसमें दिखाई देती है। निष्कर्ष की ओर हम आते हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आदिकालीन साहित्य रासो साहित्य की प्रवृत्ति तदयुगीय परिस्थिति की देन है। जहां तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है वह अपने बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मक भाव व्यजना, रास रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जा सकता है, बहुत बड़ा कहा जा सकता है, अधिक महत्व दिया जा सकता है। रासो साहित्य, उस पर कुछ प्रश्न। रासो साहित्य की किस विशेषता के कारण उसे काल्पनिक कथा वस्तु रचनाएं कहा जा सकता है? कल्पना और अतिशयोक्ति के कारण। ऑप्शन क्रमांक सी। चारण कवियों ने ऐतिहासिक घटनाओं को भी कल्पनात्मक के रूप में प्रस्तुत किया है और अतिशयोक्ति का भरपूर प्रयोग किया है, इसलिए इतिहास यथार्थ क्षीण हो गई
और रचनाएं कल्पना प्रदान होगी। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजाय बघल अजाय बघर क्यों कहा जाता है? सॉरी, उच्चारण में थोड़ा कठिनाई हो गई। अजाय बघर क्यों कहा जाता है? इसमें छंदों की बहुत अधिक विविधता दिखाई देती है। इस ग्रंथों में दोहा, रोला, गाथा, तोमर, है ना, उलल्ला, कुंडलियां जैसे अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। केवल चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि भावानुकूल अभिव्यक्ति हेतु किया गया है। इस कारण इसे छंदों का अजाय बघर अजाय बघर भी कहा जाता है। रासो ग्रंथों में प्रयुक्त हिंगल और पिंगल भाषा किन भाषाओं के मिश्रित बने हैं? राजस्थान और ब्रज भाषा, संस्कृत और प्राकृत, उर्दू और फारसी, अवधी और मैथिली। उत्तर होगा राजस्थान और ब्रज भाषा, ब्रज अपभ्रंश भाषा। हिंगल हिंगल भाषा अपभ्रंश और राजस्थान का मिश्रित है, जबकि पिंगल ब्रज और मिस अपभ्रंश से मेल से बनी है। याद रखिए, इसका विश्लेषण बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। इन भाषाओं में वीर रस की अभिव्यक्ति की जबरदस्त क्षमता थी। रासो काव्य की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? अनुस्वारांत प्रवृत्ति और द्वित वर्णों की प्रधानता उसमें दिखाई देती है। रासो काव्य में जिन ध्वनियों का अधिक प्रयोग किया गया है वे अनुस्वारांत प्रवृत्ति है। हयों, तयों, तयों और द्वित वर्ण जैसे छ छ यानी कि एक वर्ण दूसरे को जोड़ा गया है, उसे द्वित वर्ण कहा जाएगा, है ना। ष ठ जैसे विशिष्ट। रासो साहित्य में अलंकारों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? केवल पाठकों की भ्रमित करने हेतु, काव्य को कठिन बनाने हेतु, भाव अभिव्यक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से काव्य को संस्कृत बनाने, भाव अभिव्यक्ति के लिए स्वाभाविक हेतु। मूलतः चारण कवियों ने अलंकारों का प्रयोग केवल चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि मन के भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने हेतु किया है। निम्नलिखित में से कौन से अलंकार रासो ग्रंथों में विशेष रूप से पाए जाते हैं? श्लेष, वक्रोक्ति और रूपक। याद रखिएगा, रासो काव्य ग्रंथ में विशेष रूप से उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, श्लेष, अनुप्रयास आदि अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है। इनमें कवि की सौंदर्य और भाव प्रवणता को भी वृद्धि मिलती है। रासो साहित्य की विविध प्रवृत्तियां किसका प्रतिफल है? तद्विभिन्न सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का। मूलतः सी ऑप्शन सही है। रासो ग्रंथों की वीरता, आश्रयता, प्रशंसा, युद्ध वर्णन, भाषा, छंद आदि प्रवृत्तियां उस काल की राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी आक्रमण, राजाओं की दरबारी संस्कृति का सीधा परिणाम है। प्यारे बच्चों, एक मुझे मूलतः गजल तो नहीं कहूंगा मैं, गजल तो मैं कहूंगा ही एक। ओ मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, ओ मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं उसके आवाज के असर के लिए, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। प्यारे बच्चों, ये दुष्यंत कुमार की गजल है। और एक मैं लोकोक्ति आपके सामने, लोकोक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, उस लोकोक्ति को भी आपके सामने मैं रखूंगा। अधगलग अगरी छलकत जाए। प्यारे बच्चों, ये लोकोक्ति बहुत सुंदर बहुत कुछ बताती है। यह बताती है कि अधूरी योग्यता का आदमी प्रदर्शन ज्यादा करता है। तो हमें अधूरी योग्यता नहीं लेनी है, हमें परिपूर्ण बनना है। आप ये परिपूर्ण बनोगे कैसे? करत करत अभ्यास जड़मति सुजान होए। आप यूं ही उठ गए और परिपूर्ण बने हैं, ऐसा नहीं है। आपकी बौद्धिक क्षमता आपके छोटे-छोटे बातों को ग्रहण करती है, वह छोटे-छोटे प्रश्नों को ग्रहण करती है। आपके दिमाग में कहीं न कहीं वो प्रश्न बैठ जाते हैं और अंतिम समय तक जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ अपना दरवाज़ा खोलकर जो है, अपनी बौद्धिक क्षमता दरवाज़ा खोलकर खुल जाती है। इसीलिए हमें बहुत छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे अपेक्षा है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।